अपन ने बात की थी कि महाराणा प्रताप के बारे में बात की थी कि महाराणा प्रताप ने किस प्रकार हल्दी घाटी का युद्ध किया। उसके बाद दिवेर का युद्ध हुआ जिसमें अपने उनके पुत्र थे कौन, अमर सिंह। उनका बहुत अच्छा इस युद्ध में जो था वीरता दिखी, और जो अकबर का सेनापति था और उसको मृत्यु हो गई थी उस समय दिवेर के युद्ध में। तो अपन ने ये चीजें पढ़ी। उसके अलावा जो झाला बींदा था मान सिंह, उसने महाराणा प्रताप का छत्र धारण कर कर और किस प्रकार हल्दी घाटी युद्ध में अपने राजा का जो स्वामी भक्त था उसकी प्रशंसा की जाए, झाला बींदा मान सिंह की। उसके अलावा हम आगे बात करें तो महाराणा प्रताप का घोड़ा जो चेतक था वो बलीचा नामक स्थान पर जो जाता है युद्ध भूमि क्षेत्र से बाहर, और 26 फुट के गहरे नाले को कूदकर, और उसके बाद महाराणा प्रताप की किस प्रकार उसने अपने स्वामी भक्त था वो, और बलीचा नामक उसकी स्थान पर मृत्यु होती है और महाराणा प्रताप के द्वारा उसका अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद हम आगे बात करें तो अगला जो शासक आएगा उसका नाम है अमर सिंह प्रथम, जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे। अब अमर सिंह प्रथम का जो शासन काल रहता है, और 1597 ईस्वी को जो महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है, उसके पश्चात अमर सिंह को शासक बनाते हैं। और अमर सिंह के शासक बनते उधर महाराणा प्रताप की मृत्यु होते अकबर के पास भी समाचार जाता है कि आज वो महान व्यक्ति जिसने मुगलों की कभी अधीनता स्वीकार नहीं की उसकी मृत्यु हो गई। तब भी अकबर को भी बहुत दुख हुआ था। कहा जाता है इतिहासकारों के द्वारा कि अकबर की आंखों में भी उस समय आंसू आ गए थे। दूध से कहा था जो दूध गया समाचार लेके कि एक बार और बता कि ये बात सत्य है कि उस व्यक्ति की, उस महान व्यक्ति की मृत्यु हो गई है। ऐसे सुनकर अकबर को भी उस समय बहुत दुख हुआ था। उसके बाद 1605 ईस्वी को उधर अकबर की भी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद जो उसका अगला शासक बनता है वो बनता है जहांगीर, उसका पुत्र। उसके बाद इधर शासक बन जाता है कौन, अमर सिंह प्रथम। तो आज हम बात करेंगे अमर सिंह। अमर सिंह के शासक बनते ही उसके बाद जो जहांगीर रहता है वो अलग अलग अभियान भेजता है मेवाड़ पर, और उसके अलावा मेवाड़ को विजय करने की सोचता है। तभी वही युद्ध चलते हैं। उसी समय जो कौन बन जाता है शासक, शासक बन जाता है अमर सिंह। ठीक है, मेवाड़ में शासक अमर सिंह, और इधर कौन बन जाता है, जहांगीर। ये दोनों शासक बन जाते हैं, ये तो मेवाड़ का, और इधर मुगलों की तरफ से अकबर के बाद जो शासक बनता है जहांगीर। उसके बाद हम आगे बात करें तो इन दोनों के बीच में चलती है। उसके बाद सोचा एक दिन ये अभियान भेजता है जहांगीर मेवाड़ पे, वो हर अभियान पे अलग अलग व्यक्ति को भेजता है, सब असफल होकर लौटते। उसी समय सोचा किसने, जहांगीर ने अपना, इसका एक पुत्र था उसका नाम था खुर्रम, जिसको अपन बोलते हैं शाहजहां, शाहजहां। तो खुर्रम शाहजहां जो है इसको बोलता है कि भाई इनसे तो कुछ भी नहीं हो रहा, मेवाड़ की अधीनता स्वीकार नहीं कर रही है मेवाड़ जो रियासत है, तो इस बार तू जा। तो ये खुर्रम जो रहता है शाहजहां, ये पूछता है जो पुराने लोग गए उनसे कि भाई क्या क्या रहता है। उन्होंने कहा कि साहब हम जाते हैं तो हमें न खाने की सामग्री न पीने की सामग्री ये दी जाती है। और मेवाड़ का जो साम्राज्य है उनमें बहुत एकता है, वहाँ की प्रजा जो है वो हमें मार कूट देती है बड़े अच्छे से। लोकल सपोर्ट जो है मेवाड़ में वो बहुत है, जो आम जनता है वो भी राजा के समर्थन में, फुल समर्थन है उनका सपोर्ट। तो ऐसे कहते हैं। तभी जो शाहजहां रहता है खुर्रम, ये सोचता है कि अपन ने हर बार किसके ऊपर वार किया, कि राजा पे, सेना पे। अब इस बार अपन प्रजा का नंबर लेंगे। तो जो खुर्रम शाहजहां रहता है ये मैगजीन दुर्ग में जो रहता है, अजमेर में मैगजीन फोर्ट, वहां पर एक योजना बनाता है और अपने सैनिकों से कहता है कि मेवाड़ साम्राज्य में जितने भी बच्चे हैं और महिलाएं हैं उनको सभी को बंदी बना के ले आओ और जेल में डाल दो, उसके अलावा बेच दो। ऐसा कह देता है कौन, खुर्रम जहांगीर। और जितने भी मेवाड़ साम्राज्य में फसलें उगरी है सब पे आग लगा दो, ऐसे बोल देता है। तभी आर्थिक
तौर से भी वो लोग मजबूर हो जाएंगे। उसके अलावा उनके बच्चे वगैरह ये सब रहेंगे, तो हमें सपोर्ट करना मतलब उनके राजा को सपोर्ट करना वो बंद कर देंगे। ऐसे सोचते ये आदेश दे देता है कौन, खुर्रम शाहजहां। उसी समय जो इसकी सेना थी, मुगल सेना, वो ऐसे ही करती है। और उसके बाद जो रहते हैं कौन, प्रजा, उनकी फसलों में आग लगा दी जाती है। उनके बच्चे, महिलाएं, इनके साथ जो मुगल सेना जो थी वो गलत बर्ताव करती है। उसी समय सामंतों के पास ये बात जाती है कि अपने मेवाड़ साम्राज्य की ये स्थिति हो गई, जनता गई, राजा जी से तो कोई फेस टू फेस कौन मिलेगा, पहले सामंत से मिलेंगे, सेनापति से मिलेंगे। उन्होंने रिक्वेस्ट की कि राजा तक एक संदेश भिजवाओ कि हमारी जो फसलें हैं उन पे आग लगा दी गई, हमारे बच्चे थे, हमारे टावर, उनको उठा के ले गए मुगल सैनिक। तो ऐसे जो वहाँ की जनता है लोकल, वो कहती है। तभी सामंत, सेनापति सभी अमर सिंह के पास जाते, फटाफट सूचना लेके अमर सिंह के पास जाते हैं और कहते हैं कि राजा जी ये कर रही है मुगल सेना। इसलिए जो शाहजहां था खुर्रम, ये दबाव बनाता है संधि करने का। तभी जो अमर सिंह का एक पुत्र था, कर्ण सिंह, क्या नाम था इसके पुत्र का, कर्ण सिंह, राणा कर्ण सिंह। ठीक है। अब ये रहता है कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को भी सूचना मिलती है, साहब सामंत इससे कहते हैं, फिर ये पिताजी से कहते हैं कि साहब पिताजी संधि कर लो, नहीं तो अपने जो मेवाड़ साम्राज्य है कई वर्षों से बप्पर सॉरी खानवा के युद्ध से लेकर अपन युद्ध कर रहे हैं, और अपने दादाजी, पिताजी अब तक का जो संघर्ष चल रहा है अपन युद्ध से बुरी तरह ग्रसित हैं। तभी महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह, उनको बहुत दुख होता है कि भाई मैं ऐसे कैसे संधि कर लूं, उन महिलाओं को क्या जवाब दूंगा मैं जिन्होंने मेवाड़ साम्राज्य में हल्दी घाटी के युद्ध में, खानवा के युद्ध में अपने पति को खोया है, उस बच्ची को मैं क्या जवाब दूंगा जिसने इस युद्ध में अपने पिता को खोया है, तो अपना मेवाड़ का स्वाभिमान उसका क्या होगा, ऐसे कहते हैं अमर सिंह। तभी इनका पुत्र था कर्ण सिंह, वो कहता है कि पिताजी अपने को मुगलों से संधि तो करनी पड़ेगी, इसके अलावा अपने के पास कोई और तरीका नहीं है, क्योंकि उन्होंने फसलों को भी नुकसान पहुंचाया, आम जनता है उनको भी नुकसान पहुंचाया जा रहा है। तो जो मानसिक रूप से खुर्रम जो रहता है, मानसिक रूप से मेवाड़ साम्राज्य पर आक्रमण करता है। और उसके अलावा जो सामंतों ने भी दबाव डाला अमर सिंह के ऊपर, और अमर सिंह संधि कर लेते हैं। ये संधि की जाती है 5 फरवरी, और 1615 में मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है साहब। किस किस के बीच में, खुर्रम शाहजहां और कर्ण सिंह, ये दोनों बाद में मित्र हो जाते फिर आगे चलकर, और अमर सिंह और जहांगीर दोनों के बीच में संधि हो जाती है। मुगल मेवाड़ संधि होती है अमर सिंह के शासन काल में। ये सबसे महत्वपूर्ण है कि दोनों में संधि हो जाती है और एक दूसरे पर वादा करते हैं कि जब भी मेरे संकट आएगा तो तेरी सेना भेजूंगा, और जब भी तेरे संकट आएगा मैं मेरी सेना को भेजूंगा। ये बात हो जाती है इनकी। उसके बाद हम आगे बात करें तो ये संधि हो जाती है। उसके बाद इस संधि की क्या क्या शर्तें रहती है, तो शर्त ये रहती है कि जो मेवाड़ साम्राज्य का राजा रहेगा ये कभी भी मुगल दरबार में उपस्थित नहीं होगा। जो राजकुमार रहेगा वो तो जा सकता है। तो मेवाड़ साम्राज्य का उस समय राजा कौन, अमर सिंह। अब अमर सिंह का राजकुमार कौन, राणा कर्ण सिंह। तो राणा कर्ण सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित होगा, ये शर्त रखी जाती है। उसके बाद ये उपस्थित हो जाता है। उसके बाद मेवाड़ से एक और शर्त रखी जाती है कि मुगल हमें कभी भी वैवाहिक संबंध स्थापित करने के लिए दबाव नहीं करेंगे, बाध्य नहीं करेंगे। जैसे तुमने उधर भारमल की जो पुत्री थी उधर कछवा राजवंश में, उसमें उनके साथ वैवाहिक संबंध स्थापित किया, तो ऐसे वैवाहिक संबंध हम जो मेवाड़ राजवंश है उसके लोग नहीं करेंगे मुगलों से शादी ब्याह, ऐसा जो रहते हैं संधि की शर्त रहती है। उसके बाद जो इनके पास जो दुर्ग था, चित्तौड़ दुर्ग, उसका पुनर्निर्माण नहीं किया जाएगा, उसकी मरम्मत नहीं की जाएगी। उधर मुगलों के से ये बात बताई जाती है, ये प्रस्ताव रखा जाता है संधि में कि जो दुर्ग रहेगा इसकी मरम्मत नहीं कराओगे आप, और जो दोनों दुर्ग रहते हैं मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़, ये दोनों वापिस जो मेवाड़ साम्राज्य के राजा थे अमर सिंह जी को जागीर रहता है, ये अमर सिंह जी को ये दोनों दुर्ग सौंप देते हैं। कौन सा, एक तो मांडलगढ़, और एक चित्तौड़।
मांडलगढ़ और चित्तौड़ ये जो दोनों दुर्ग रहते हैं ये सौंप देते हैं। कहा जाता है कि महाराणा प्रताप जो थे उन्होंने पूरा मेवाड़ जीत लिया था, परंतु ये दोनों दुर्ग नहीं जीते थे, इन पे विजय नहीं कर पाए थे उस समय। तो ये दोनों ही दुर्ग थे मुगलों के पास, तो ये दोनों दुर्ग जो रहते हैं ये उनको दे दिए जाते हैं। किनको? मेवाड़ वालों को, मुगलों के द्वारा। तो ये सब संधि की शर्तें रखी और उधर से रिप्लाई आया कि हाँ साहब ठीक है, हमें मंजूर है संधि की शर्तें, हम वैवाहिक संबंधों के लिए बाध्य नहीं करेंगे, और जो राजा रहेगा वो मुगल दरबार में नहीं आएगा, क्योंकि उस समय परंपरा हुआ करती थी कि जो भी राजा रहता था मुगलों की अधीनता स्वीकार करता था तो वो मुगल दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराता था, मुगल दरबार में जाता था। इसी समय ये दोनों संधि हो जाती है। ये उसके पश्चात ये संधि होने के बाद अमर सिंह जो रहते हैं वो इस संधि को बर्दाश्त नहीं कर पाते, उनको बहुत दुख हुआ, क्योंकि पिता जिसके महाराणा प्रताप का पुत्र था तो दुख तो हो गई से कि अपन ने कितना युद्ध लड़े, कितनी मेहनत की, और आज ऐसा समय आ गया है कि आज हमें मुगलों के साथ संधि करनी पड़ रही है। तो उसी समय 1615 के बाद जो इनका पुत्र था कर्ण सिंह, इनको राजपाट उसी समय इसके पास पावर आ जाती है और सौंप देते। उसी समय महाराणा प्रताप के जो पुत्र थे अमर सिंह वो जंगलों वंगलों में जाते और ऐसे समय गुजार कर अंत में कब 26 जनवरी, कब 26 जनवरी और 1620 में अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। किसकी मृत्यु हो जाती है? अमर सिंह जी की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद जो अगला शासक बनेगा अपना करण सिंह, इनका शासक बन जाता है 1620 में। 1620 में कर्ण सिंह शासक बनते, उसके बाद इसने, क्योंकि संधि हो गई तो अब तो युद्ध नहीं होंगे, आर्ट और कल्चर दोनों को बढ़ावा मिलेगा, कल्चर एक्टिविटी बढ़ेगी। जैसे दुर्गों का मरम्मत तो ये लोग करा ही नहीं सकते, तो नए नए महलों का निर्माण कराता है जो कर्ण सिंह रहता है, वो कर्ण विलास महल का निर्माण कराता है, दिलखुश महल का निर्माण कराया जाता है इसके द्वारा उदयपुर में। और हम आगे बात करें तो एक पिछोला झील है, पिछोला झील में जग मंदिर, कौन सा? पिछोला झील, पिछोला झील वही है, तो निर्माण कार्य है वो शुरुआत करा था। फिर बाद में इसका जो पुत्र था कर्ण सिंह का, वो इसकी पूर्ण रूप से इसको कंप्लीट कराता है। तो इसके शासनकाल में ये शुरुआत होती है, किसके शासनकाल में? कर्ण सिंह, क्योंकि यहाँ से आर्ट और कल्चर दोनों को बढ़ावा मिलता है धीरे धीरे, क्योंकि युद्ध तो उस समय बंद हो गए थे, मेवाड़ और मुगलों के साथ जो संधि हो गई थी, तो अपने ये बात हो जाती है। और अब अभी अपन बात करेंगे थोड़ा विस्तार से, ठीक है? तो अपनी ये सब बात हो जाती है, ठीक है? तो ये निर्माण कार्य चलते रहते हैं अब तो। उसके अलावा जो युद्ध है दोनों में संधि हो जाती है और ये युद्ध बंद हो जाते हैं। तो हम बात करेंगे राणा अमर सिंह 1597 से 1620 तक इनका शासन काल रहता है। 1597 में महाराणा प्रताप की मृत्यु हो जाती है। फिर शासक कौन बन जाता है? अमर सिंह, इनका पुत्र, ठीक है? राणा अमर सिंह को पराजित करने के लिए 1599 में सलीम जो जहांगीर रहता है उसके नेतृत्व में एक सेना मेवाड़ आई थी, ठीक है? परंतु अमर सिंह ने उटाला के युद्ध में मुगल सेना को पराजित कर दिया था। तो अमर सिंह रहता है, वो उटाला का युद्ध होता है, और जो अकबर का पुत्र था जहांगीर, अकबर की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात जहांगीर जो नेतृत्व करता है, तो उटाला के युद्ध में जो अमर सिंह रहता है वो मुगल सेना को पराजित कर देता है। जहांगीर ने अमर सिंह को अधीनता में लाने के लिए मेवाड़ में निम्न सैनिक अभियान भेजे थे। तो अनेक सैनिक अभियान भी भेजे थे, किसने? जहांगीर ने, और वो असफल रहे थे, बार बार जाते थे, पर जो ये लोग थे ये जंगलों में युद्ध करते थे। उसके अलावा मुगलों को पता नहीं चलता था, लोकल जनता जो थी वो पूरा राजा का समर्थन थी, और कहा जाता है कि उस समय जो राजा था वो जनता का भगवान हुआ करता था, अपनी प्रजा का भगवान हुआ करता था। तो अपने देश, अपने राष्ट्र के लिए मेवाड़ क्षेत्र के लोग इतना प्रेम करते थे कि मुगलों को कहीं भी, हर जगह बिल्कुल परेशानी, एक आम जनता, एक आम आदमी भी उनके सैनिकों को कूट कुटा के भगा देता था। तो ऐसा समर्थन मेवाड़ की जनता का था उस समय। उसके बाद कौन कौन से अभियान रहे? 1605 में परवेज को भेजता है जहांगीर, महावत खां आता है, अब्दुल्ला खां आता है, और राजा बसु आता है, ठीक है? उसके बाद हम आगे बात करें तो उक्त अभियानों की असफलता के बाद अमर सिंह को अधीनता में लाने के लिए जहांगीर अपने पुत्र कौनता खुर्रम, जिसको अपन बोलते शाहजहां, के साथ 1613 ईस्वी में अजमेर आया था, और 1613 से 1617 के मध्य अजमेर के मैगजीन फोर्ट में यहाँ पर रुका था। मैगजीन जो फोर्ट
था। इसमें ये पूरी प्लानिंग बनाते हैं कि अपनों को क्या करना है, कहाँ से आक्रमण करना है और कैसे मेवाड़ पर मानसिक रूप से दबाव बना जाए, क्योंकि शारीरिक रूप से तो ये लोग जीत नहीं पा रहे थे उनसे, तो मानसिक रूप से दबाव बना रहे थे। उसके बाद हम आगे बात करें तो इसी दौरान ब्रिटेन के एक सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो ने 10 जनवरी 1616 को अजमेर के मैगजीन फोर्ट में जहांगीर से मुलाकात कर अंग्रेजों के लिए भारत में व्यापार की अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो कौन था जेम्स टोड का प्रथम राजदूत? कौन था? सर टॉमस रो। उसी समय अजमेर में मैगजीन फोर्ट में आता है और व्यापार की अनुमति मांगता है। किससे? जहांगीर से। यहाँ से अंग्रेजों की एंट्री चालू हो जाती है। ठीक है, उसके बाद जहांगीर इसके व्यापार की सहमति दे देता है। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में अपने पुत्र खुर्रम को मेवाड़ भेजा और खुर्रम ने मेवाड़ के अमर सिंह के पुत्र कौन था? कर्ण सिंह पर दबाव बनाकर अमर सिंह को मुगलों की अधीनता स्वीकार करने के लिए बाध्य कर दिया था साहब। कर्ण सिंह के पास आता है खुर्रम और समझाता है और फिर उसी समय इनकी मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है। ठीक है, इस प्रकार 5 फरवरी 1615 को अमर सिंह और जहांगीर के मध्य मुगल मेवाड़ संधि हुई, जिसे इतिहास में चित्तौड़ की संधि के नाम से भी कहा जाता है और चित्तौड़ की संधि के नाम से भी इसको अपन जान सकते हैं, जाना जाता है। इस मुगल मेवाड़ संधि में जहांगीर की ओर से सुंदरदास व शिराजी उपस्थित हुए थे और जबकि अमर सिंह की ओर से शुभकर्ण व हरिदास झाला की संधि में आए हुए थे। उधर से तो कौन उपस्थित होता है? सुंदरदास शिराजी। इधर से कौन? हरिदास झाला और शुभकर्ण दोनों उपस्थित होते हैं। किसकी तरफ से होते हैं ये? तो 2 व्यक्ति उधर से और 2 व्यक्ति इधर से। उसके बाद इस चित्तौड़ की संधि के अनुसार अब क्या क्या संधि होती है? अपन ने बात की थी कि वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। जो कर्ण सिंह रहेगा 1000 घुड़सवारों के साथ उपस्थित रहेगा, तो ये संधि की शर्त रहती है। जो फर्स्ट शर्त है वो क्या रहती है कि अमर सिंह ने जहांगीर की अधीनता स्वीकार कर ली। ठीक है साहब, कर ली, परंतु मुगल दरबार में उपस्थिति देने के लिए कर्ण सिंह को नियुक्त किया जाएगा। कर्ण सिंह कौन था? राजकुमार। और राजा जो रहेगा वो मुगल दरबार में नहीं जाएगा। ठीक है, तो मरम्मत न कराने की शर्त पर मांडलगढ़ चित्तौड़गढ़ ने मांडलगढ़ व चित्तौड़गढ़ जहांगीर ने अमर सिंह को सौंप दिए। जो मांडलगढ़ और चित्तौड़गढ़ दुर्ग थे ये अमर सिंह को सौंप देते। कौन? जहांगीर। उसके बाद संधि के अनुसार मुगल शासकों द्वारा अमर सिंह व उसके वंशजों पर मुगलों से वैवाहिक संबंध बनाने का दबाव नहीं डाला जाएगा। जो अमर सिंह है उनके वंशज आने वाली जो पीढ़ी रहेगी इन पर भी आप लोग जो है वैवाहिक दबाव नहीं डाल सकते कि आप हमसे विवाह करो, ऐसा मुगल प्रस्ताव नहीं रख सकते। उसके बाद अमर सिंह 1000 घुड़सवारों के साथ मुगलों की सहायता के लिए तैयार रहेंगे। जो अमर सिंह रहेंगे कौन? राजकुमार, वो 1000 घुड़सवारों के साथ मुगल दरबार में उपस्थित रहेंगे, सदैव उनके लिए तैयार। अमर सिंह की 26 जनवरी 1620 को आहड़ में ही मृत्यु हो गई और आहड़ में ही अमर सिंह की छतरी बनी हुई है। जो महाराणा प्रताप के पुत्र थे अमर सिंह, उनकी मृत्यु हो जाती है 26 जनवरी 1620 को और उनकी जो छतरी बनी हुई है उनका अंतिम संस्कार कहाँ किया जाता है? आहड़ में। उसके बाद उनकी छतरी भी आहड़ में बनी हुई है। राणा राज सिंह के अतिरिक्त राणा अमर सिंह के बाद के मेवाड़ के सभी शासकों की छत्रियां कहाँ पर बनी हुई है? आहड़ में ये छत्रियां बनी हुई है। राज सिंह को अलावा जो राणा अमर सिंह के बाद जो भी इनके वंशज हुए नई पीढ़ी, उनकी सभी की छत्रियां कहाँ पर ही बनी हुई है? आहड़ पर इन सभी की छत्रियां बनी हुई है। उसके बाद हम आगे बात करें, जो अगला शासक आएगा अपना राणा करण सिंह। ठीक है, इसका शासनकाल क्या रहता है? तो इसका शासनकाल रहता है 1620 से और 1628 से। यहीं से मुगल मेवाड़ संधि हो जाती है और युद्ध समाप्त हो जाते हैं। अब यहाँ से निर्माणाधीन कार्य चालू होते हैं। आर्ट ऑफ और कल्चर दोनों का बढ़ावा धीरे धीरे बढ़ता रहता है कि निर्माण कार्य, कि वो महल का निर्माण कराया, वो बावड़ी बनी, तो ऐसे ऐसे चालू हो जाती है। ठीक है, तो के जहांगीर ने कर्ण सिंह को 5000 का मनसब दिया था। 5000 का मनसब बहुत बड़ा हुआ था। मनसब का मतलब रहता है कि फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड लेवल का फर्क रहता है। 5000 7000 कहा जाता है कि 5000 7000 का मनसब उन्हीं लोगों को दिया जाता था
मुगल दरबार में मुगल उन्हें देते थे जो इनके राजकुमार हुआ करते थे या फिर मुख्य सेनापति हुआ करते थे, तो उनको ही दिया था। तो ये जो मनसब दिया था 5,000 का, किसको? कर्ण सिंह को जहांगीर ने दिया था। तो मनसब का मतलब ये रहता है कि अलग अलग जिसको जितना मनसब रहेगा उसका उतना ही उच्च पद रहेगा, जैसे फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, थर्ड ग्रेड, ठीक है। उसके बाद हम आगे बात करें तो जहांगीर ने आगरा के किले के बगीचे में राणा अमर सिंह और राणा कर्ण सिंह की मूर्तियां लगवाई थी। कौन लगवाता है? जहांगीर, ठीक है। अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्तियां। राणा कर्ण सिंह ने उदयपुर में दिलकुश महल व कर्णविलास महल का निर्माण करवाया था। दिलकुश महल और कर्णविलास महल का निर्माण करवाया था, ठीक है। राणा कर्ण सिंह ने पिछोला झील में जगमंदिर के महलों का निर्माण आरंभ करवाया था। कौन सी झील में? राणा कर्ण सिंह जो रहता है, पिछोला झील वो राणा लाखा के शासन काल में बनी थी। उसी झील में जो आगे जाके कर्ण सिंह रहते जगमंदिर के महलों का निर्माण आरंभ कराते, जिसे राणा जगत सिंह ने पूरा करवाया था। शुरुआत तो कौन करता है? कर्ण सिंह, और इसका पुत्र कौन था? जगत सिंह। इसके शासन काल में ये पूर्ण तरह से इसका निर्माण करवा देता है। उसके बाद 1622 में खुर्रम, कौन था? शाहजहां ने अपने पिता जहांगीर के विरुद्ध विद्रोह किया था, और इस विद्रोह के दौरान कर्ण सिंह ने खुर्रम को देलवाड़ा की हवेली उदयपुर में शरण देता है। फिर उसके बाद वो पिछोला में झील के जगमंदिर के महलों में शरण दी थी। जो खुर्रम रहता है जहांगीर का पुत्र, तो दोनों में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। कब? 1622 में। ये कहता है कि पिताजी अब शासक मैं बनूंगा, आप तो अब रहने दो, ठीक है। तो उसी समय जो जहांगीर रहता है वो नाराज हो जाता है और फिर एक पत्र लिखता है। कौन? शाहजहां। खुर्रम किसको? कर्ण सिंह को। कर्ण सिंह को पत्र लिखते कहता है कि साहब पिताजी से मेरी लड़ाई हो गई है, अब क्या करे? पिताजी से लड़ाई होने के बाद इसका कौन था मित्र? तो वो मित्र था राणा कर्ण सिंह। कर्ण सिंह को पत्र लिखता है। कर्ण सिंह कहता है कि आजा भाई, मेरे यहाँ जग मंदिर जो है पिछोला झील में, वहां पे निर्माण कार्य कर रहा चल ही रहा है, तो वहाँ एक रूम बना देंगे तेरा बढ़िया शानदार, वहां रह लेना, कोई तेरे को देख ही नहीं सकता, ढूंढ ही नहीं सकता, तेरे पास आ ही नहीं सकता है। तो जो कर्ण सिंह रहता है वो जहांगीर खुर्रम को बुला देता है शाहजहां। उसी समय जगमंदिर का जो निर्माण चल रहा था उसको बहुत अच्छा लगा, किसको? खुर्रम को। देखा कि बहुत शानदार, तभी कहा जाता आगरा का दुर्ग खुर्रम। जो शाहजहां रहता है वो आगरा में जो ताजमहल बनाता है वो खुर्रम ही रहता है। तो वहां पर गुलबंद वगैरह किस तरह के पिल्लर, क्या डिजाइन, क्या शैली जो रहती है वो इस जग मंदिर जो रहता है, इस जग मंदिर के महलों के निर्माण के अधीन उस तरह का वो जो ताजमहल है उसका निर्माण करवाता है। कौन? खुर्रम शाहजहां, ठीक है। तो अब जो अगला शासक आएगा अपना वो रहेगा जगत सिंह। तो इसके शासन काल में ये चीजें होती हैं। किसके शासन काल में? कर्ण सिंह के शासन काल में। उसके बाद हम अभी पढ़ेंगे जगत सिंह अगला शासक। तो अपन ने बात कर ली थी कि कर्ण सिंह और फिर उसका पुत्र कौन था? जगत सिंह। जगत सिंह के बारे में आज बात करते हैं। राणा जगत सिंह 1628 से और 1652 ईस्वी तक इनका शासनकाल रहता है। अब ये क्या करते हैं कि जो जगमंदिर रहता है उनका शुरुआत कौन कर देता है? इनके पिता। और फिर ये पुत्र जो रहता है इसका निर्माण पूर्ण रूप से करवा देता है। कौन? जगत सिंह। राणा जगत सिंह ने पिछोजा पिछोला झील में जग मंदिर के महलों का पूरा करवाकर वहां पर मोहन मंदिर का निर्माण कराया था। कौन से मंदिर का निर्माण करवाता है? मोहन मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। राणा जगत सिंह ने 1650 से 52 के मध्य उदयपुर में जगदीश मंदिर, जगन्नाथ राय मंदिर का निर्माण करवाया था। इस मंदिर को सपनों का मंदिर भी कहा जाता है। यह मंदिर नागर शैली, पंचायतन शैली में बना हुआ है। चारों ओर ये मूर्तियां बनी हुई है और बीच में एक मंदिर और बनाया था। तो ये कौन सी? पंचायतन शैली में हो जाता है। चारों तरफ से मंदिर और बीच में एक मंदिर का निर्माण कराया जाता है, पंचायतन शैली हो जाती है। फिर उसके बाद नागर शैली में ये बना हुआ है। इसको सपनों का मंदिर क्यों कहा जाता है? इसको सपनों का मंदिर इसलिए कहा जाता है कि जो राणा जगत सिंह थे ये पुरी के जगन्नाथ मंदिर में दर्शन को गए थे। उसके पश्चात ये दर्शन करने को के आते हैं मेवाड़ में। उसी समय इनको भगवान जगन्नाथ जो थे वो सपने में आते साक्षात्कार, और इनको सपने में दर्शन देते हैं और दिखाई देते हैं। तभी यह मंदिर का निर्माण कराता है जगन्नाथ राय, जगदीश मंदिर का निर्माण कराता है। कौन कराता है? जगत सिंह।
इसके द्वारा मंदिर का निर्माण करवाया जाता है। तो इसको सपनों का मंदिर भी इसलिए कहा जाता है कि इसको भगवान साक्षात्कार सपनों में आए थे और इसने मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक है, यह मंदिर का वास्तुकार कौन था? भाणा। भाणा इस मंदिर का वास्तुकार था। और उसके अलावा हम आगे बात करें तो राणा जगत सिंह ने इस जगन्नाथ राय मंदिर पर 1652 ईस्वी में एक शिलालेख लिखवाया था, जिसे जगन्नाथ राय प्रशस्ति कहा जाता है। इस प्रशस्ति की रचना कृष्ण भट्ट ने की थी। इस जो प्रशस्ति लिखा देते शिलालेख, अपन ने जो मेवाड़ साम्राज्य की फर्स्ट क्लास थी, पहला लेक्चर, उसमें बात की थी कि शिलालेख क्या होता है। एक पत्थर रहता है, उस पे जो भी राजा था उसका वर्णन विस्तार से बताया जाता है शिलालेख पर, पत्थरों पे। तो 1652 का ये प्रशस्ति मिलती है जगन्नाथ राय मंदिर का। जो वहां पर मंदिर है जगदीश मंदिर, वहां पर ये मिलता है कौन? शिलालेख 1652 में। उसमें हल्दी घाटी के युद्ध का विस्तार से वर्णन बताया गया है। जो ये शिलालेख है, इस पे जो वह भी वर्तमान में भी है, जगदीश मंदिर है उसके पास में ये शिलालेख है, इस पे सब कुछ लिखा हुआ है। कभी आप जाओ तो देखें, और वो समझ में आए या नहीं आए, उसकी थोड़ी भाषा शैली अलग है। तो ये शिलालेख हो जाता है 1652 का। जगन्नाथ राय प्रशस्ति के नाम से इसको जाना जाता है। जगदीश मंदिर के पास ये राणा जगत सिंह के शासन काल में शाहजहां ने 1631 ईस्वी में एक आदेश जारी करके प्रतापगढ़ और शाहपुरा को मेवाड़ से अलग कर पृथक रियासत का दर्जा दिया था। शाहपुरा जो थी, प्रतापगढ़ और शाहपुरा मेवाड़ से अलग कर और एक पर्सनल रियासत बना देते हैं ये। उसके अलावा 1631 में राणा जगत सिंह के द्वारा प्रतापगढ़ और शाहपुरा को अलग से एक पृथक रियासत बना देते हैं। मेवाड़ साम्राज्य से, मेवाड़ रियासत से इनको अलग करके और अलग रियासत बना देते हैं। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें तो राणा जगत सिंह का शासनकाल मेवाड़ चित्रशैली का स्वर्ण युग कहलाता है। किसका शासनकाल? राणा जगत सिंह का। राणा जगत सिंह की दाई मां नौजूदाई ने उदयपुर में एक मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे दाई मां का मंदिर कहा जाता है। अब उदय जगत सिंह थे, इनकी एक दाई मां हुआ करती थी। अपन ने पढ़ा उदय सिंह में कि दाई मां जो लालन पालन पोषण करती थी राजकुमार का, राजे के पुत्र का, उसको अपन दाई मां बोलते हैं। दाई मां या आया जो वो रहती है, तो वो इस मंदिर में पूजा कराती है और डेली पूजा करने जाती थी। तथा इसने एक मंदिर का भी निर्माण करवाया था। तो उस मंदिर को किस नाम से जानते हैं? नौजू दाई माँ के मंदिर के नाम से जानते हैं अपन, जिसे अपन बोलते हैं दाई माँ का मंदिर। दाई माँ के मंदिर को नाम से भी इसे वर्तमान में बोला जाता है। तो राणा जगत सिंह के शासनकाल में ये सब चीजें होती है। जगदीश मंदिर का निर्माण करवाया जाता है और ये इनकी जो दाई माँ थी नौजूबाई, ये भी एक मंदिर का निर्माण करवाती है। और अपन ने पढ़ा इससे पहले कर्ण सिंह, और कर्ण सिंह के पिता थे अमर सिंह प्रथम। तो ये इनका इतिहास रहता है कि अमर सिंह प्रथम ने अनेक संघर्ष किए और इसमें मुगल मेवाड़ संधि, एकमात्र मेवाड़ रियासत का वो राजा जिसके शासन काल में मुगल और मेवाड़ संधि हुई है, तो वो था अमर सिंह। और हम आगे की बात अगली क्लास में करेंगे। जो अपना अगला शासक रहेगा राणा राज सिंह, इसके बारे में हम अगली क्लास में बात करते हैं। धन्यवाद।